सेकेंड टेस्ट इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। हेडिंगली लीड से हमारा कारवा अब पहुंच चुका है एजबेस्टन बर्मिंघम। यहां हमारे रिकॉर्ड्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। अभी तक जितने मुकाबले खेले हैं या तो हारे हैं या ड्रॉ रहे हैं। क्या इस मुकाबले में हमारी टीम इंडिया एक नया इतिहास लिख पाएगी? पिच कंडीशन क्या होगी? प्लेयर्स के स्टैट्स क्या हैं इस ग्राउंड पर दोनों टीम्स के? एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, यदि बुमराह अवेलेबल नहीं होते जैसा कि रिपोर्ट्स का मानना है, तो फिर इंडिया की प्लेइंग 11 में क्या चेंजेस हो सकते हैं। इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग 11 ऑलरेडी अनाउंस कर दी है और उसमें जोफ्रा आर्चर नहीं है। इन्हीं सब चीजों पर बात करने वाले हैं इस वीडियो में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जसप्रीत बुमराह के साथ। तो देखिए, बहुत सारी रिपोर्ट्स का ये मानना है कि जसप्रीत बुमराह को सेकंड टेस्ट में रेस्ट दिया जाएगा, बट इस चीज को लेकर मैं अभी तक श्योर शॉट नहीं हूँ, क्योंकि जहां रिपोर्ट्स का मानना है कि बुमराह को रेस्ट दिया जा सकता है, वहीं प्रैक्टिस सेशंस की जो क्लिप्स निकल के आई हैं वहां जसप्रीत बुमराह प्रैक्टिस करते हुए नजर आए हैं। और लेटेस्ट रिपोर्ट यह है कि जसप्रीत बुमराह सेकंड टेस्ट के लिए रेडी हैं, बट वो खेलेंगे या नहीं ये मैनेजमेंट लास्ट मिनट पर डिसाइड करेगा। तो बुमराह इस टेस्ट में हमें नजर आएंगे या नहीं, इस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। एजबेस्टन बर्मिंघम में अभी तक टीम इंडिया ने 8 टेस्ट मुकाबले खेले हैं, जिसमें से हम 7 हारे हैं और 1 मैच ड्रॉ रहा है। सो क्लियर है कि अभी तक इस ग्राउंड पर हमने जीत का स्वाद नहीं चखा है, लेकिन इस बार हमारे पास मौका है एक नया इतिहास लिखने का। एजबेस्टन की पिच कंडीशन की बात करें तो जनरली एजबेस्टन अपने कंसिस्टेंस, पेस और बाउंस के लिए जाना जाता है, एंड ये फेवरेबल होता है स्ट्रोक प्ले के लिए, क्योंकि जिस भी विकेट पर कंसिस्टेंस, पेस एंड बाउंस होता है वहां बल्लेबाज पेस और बाउंस को ट्रस्ट करके अपने शॉट्स खेल लेते हैं। एंड कंसिस्टेंस, पेस और बाउंस बॉलर्स के लिए भी इफेक्टिव होता है, क्योंकि जब भी बॉलर आता है और पिच पर तेज बॉल को हिट करते हैं तो उनको वो एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है, जो विकेट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कंसिस्टेंस, पेस एंड बाउंस है वो बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों के लिए बेनिफिट है। बाकी जैसे जैसे गेम प्रोग्रेस होता है स्पिनर्स गेम में आते हैं, स्पेशली डे 4 एंड डे 5 में। टेस्ट मैच में यहाँ पिच अर्ली ऑन बैटिंग के लिए अच्छी मानी जाती है, तो टॉस जीतकर बैटिंग डिसाइड की जा सकती है, और यदि कंडीशन ओवरकास्ट होती है तो फिर सीमर्स को मूवमेंट मिलता है। और इंग्लैंड में ये बहुत ही नेचुरल और नॉर्मल है कि यदि कंडीशन ओवरकास्ट है तो स्ट्रेट वे सीमर्स गेम में आते हैं। बाकी ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि एजबेस्टन एक बेहतर बैलेंसिंग कंडीशन प्रोवाइड करता है, जहां बैट और बल्ले दोनों के बीच हमें एक बढ़िया कॉन्टेस्ट देखने को मिलता है। बट हमें एक चीज ध्यान में रखनी होगी कि लास्ट कुछ टाइम्स में यदि हम देखें तो इंग्लैंड की कंडीशन थोड़ी चेंज हुई है। जैसे हम बात करें लीड्स हेडिंगली की, जहां पहला टेस्ट खेला गया था, जनरली हिस्टोरिकली यदि हम देखें तो लीड्स में पहली इनिंग में बॉलर्स को अच्छी मदद मिलती है, और जैसे जैसे गेम प्रोग्रेस होता है स्पिनर्स गेम में आते हैं। लेकिन पहले टेस्ट में हमने देखा कि पहली पारी में कंडीशन बल्लेबाजी के लिए बहुत बेहतर रही, और जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता गया कंडीशन फ्लैट होती गई। तो पहले टेस्ट में जो कंडीशन हमें देखने को मिली थी वो हिस्टोरिकली लीड से बिल्कुल अलग थी। सो इस सेकंड टेस्ट मुकाबले में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि एजबेस्टन में क्या कंडीशन प्रोवाइड की जाती है इस मुकाबले के लिए। इस ग्राउंड पर दोनों टीम्स के प्लेयर्स के नंबर्स क्या कहते हैं। भारतीय बल्लेबाजों की यदि हम बात करें एजबेस्टन में, तो ऋषभ पंत ने 2 पारियां खेली हैं, 203 रन बनाए हैं, 101 के करीब का औसत, 1 शतक और 1 अर्धशतक। जडेजा की बात करें तो 2 पारियों में 127 रन, 64 के करीब का एवरेज और 1 शतक। तो जडेजा बल्ले के साथ इस वेन्यू पर अच्छे नंबर्स हैं। शुभमन गिल ने 2 पारियों में 21 रन बनाए हैं, एवरेज 11 के करीब है। यहाँ शुभमन गिल के पास सुनहरा मौका है अपने इन नंबर्स को बेहतर बनाने का। एंड इन 3 भारतीय बल्लेबाजों के अलावा बाकी कोई भी भारतीय बल्लेबाज इस ग्राउंड पर अभी तक नहीं खेला है। इवन केएल राहुल ने भी अभी तक एक भी टेस्ट मुकाबला इस ग्राउंड पर नहीं खेला है। भारतीय गेंदबाजों की बात करें तो जसप्रीत बुमराह ने 2 पारियों में 5 विकेट निकाले हैं, मोहम्मद सिराज ने 2 पारियों में 4 विकेट, शार्दुल ठाकुर ने 2 पारियों में 1 विकेट और रविंद्र जडेजा ने 2 पारियों में 0 विकेट। सो बुमराह और सिराज के अलावा बाकी सभी जो गेंदबाज हैं उनके अच्छे नंबर्स नहीं है इस ग्राउंड पर, और इन चारों के अलावा कोई भी इंडियन बॉलर इस ग्राउंड पर नहीं खेला है। एंड ये इंडियन टीम एक यंग इंडियन टीम है, तो बहुत ही कम प्लेयर्स हैं जिनको इंग्लैंड की कंडीशन का अनुभव है। बाकी मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स का ये पहला इंग्लैंड दौरा है। इसके बाद इंग्लैंड के बल्लेबाजों की यदि हम बात करें तो जो रूट ने 16 पारियों में 920 रन बनाए हैं, 71 के करीब का औसत है, 3 शतक और 5 अर्धशतक। सो क्लियरली जो रूट को पसंद है ये ग्राउंड और यहाँ पर रन बनाना। बेन स्टोक्स ने 11 पारियों में 273 रन बनाए हैं, 28 के करीब का औसत और 3 अर्धशतक। जैक क्रॉली ने 7 पारियों में 158 रन, 23 के करीब का औसत और 1 अर्धशतक। क्रिस वोक्स ने 5 पारियों में 148 रन, लगभग 49 के करीब का औसत और 1 अर्धशतक। ओली पोप ने 7 पारियों में 107 रन, एवरेज है मात्र
15.28। जेमी समेत एक पारी में 95 रन और एवरेज है 95 का। हैरी ब्रूक की बात करें तो 3 पारियों में 80 रन, औसत 27 के करीब है। बेन डकेट की बात करें तो 4 पारियों में 59 रन और एवरेज 20 के करीब। इंग्लैंड के गेंदबाजों की यदि हम बात करें तो बेन स्टोक्स ने 13 पारियों में 20 विकेट निकाले हैं, औसत 26 के करीब है। क्रिस वोक्स ने 6 पारियों में 13 विकेट निकाले हैं, 25 के करीब औसत है। शोएब बशीर ने 2 पारियों में 2 विकेट लिए हैं, एवरेज 48 के करीब है। यही इंग्लैंड के 3 बॉलर हैं जो इस वेन्यू पर अभी तक खेले हैं। इसके अलावा इंग्लैंड की बॉलिंग में जितने भी गेंदबाज हैं वो उनमें से कोई भी इस ग्राउंड पर अभी तक नहीं खेला है। अब बात करते हैं प्लेइंग 11 की। भारत की प्लेइंग 11 की बात करें तो मैं 2 प्लेइंग 11 लेके आया हूं, एक जिसमें जसप्रीत बुमराह खेलते हैं और दूसरे जिसमें जसप्रीत बुमराह अवेलेबल नहीं है। यदि जसप्रीत बुमराह खेलते हैं तो फिर मुझे लगता है कि एक चेंज भारतीय टीम कर सकती है, वह शार्दुल की जगह पर। यदि आप शार्दुल को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं फिर मेरे हिसाब से आप उनकी जगह पर नीतीश कुमार रेड्डी को खिला सकते हैं, जो कि आपको प्रॉपर बल्लेबाजी देंगे और गेंदबाजी में भी वो आपके लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। या फिर आप चाहें तो एक जेन्युइन विकेट टेकर कुलदीप यादव की ओर जा सकते हैं, जो कंडीशन पर उतने ज्यादा डिपेंड नहीं है। बाकी मुझे नहीं लगता कि प्लेइंग 11 में कोई छेड़छाड़ करने की आवश्यकता है यदि जसप्रीत बुमराह खेलते हैं तो। सेकंड प्लेइंग 11 जिसमें जसप्रीत बुमराह अवेलेबल नहीं है, तो इसमें मेरे हिसाब से 2 चेंजेस हमें नजर आ सकते हैं। एक तो ये कि भाई जसप्रीत बुमराह रेस्ट पे हैं तो उनकी जगह मुझे लगता है कि अर्शदीप को लेके आना चाहिए, क्योंकि यदि जसप्रीत बुमराह नहीं है तो फिर इंडिया को जरूरत है अपनी बॉलिंग लाइनअप में वैरायटी की, और अर्शदीप आपको वो लेफ्ट आर्म एंगल देते हैं, प्लस ये नई गेंद स्विंग कराते हैं एंड इनकी जो नई गेंद है वो थोड़ी लेट स्विंग होती है, तो ये नई गेंद से आपको ब्रेक थ्रू दिला सकते हैं। और दूसरा ये कि शार्दुल को यदि अच्छे से यूज करते हैं तब तो ठीक है, नहीं तो फिर आप कुलदीप यादव को लेके आइए जो एक जेन्युइन विकेट टेकर हैं, क्योंकि बुमराह की अनुपस्थिति में आपको एक जेन्युइन विकेट टेकर चाहिए और मुझे लगता है कि वो जेन्युइन विकेट टेकर कुलदीप यादव हैं। बाकी इंडियन प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। इसके बाद इंग्लैंड की बात करें तो इन्होंने अपनी प्लेइंग 11 ऑलरेडी अनाउंस कर दी है एंड जो प्लेइंग 11 पहले मुकाबले में खेली थी वही सेकंड टेस्ट में हमें नजर आएगी। कोई भी बदलाव इन्होंने अपनी प्लेइंग 11 में नहीं किया है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो गाइस। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी मैं मिलता हूँ अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।